मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बहुत खतरनाक सीन से, जिसमें चार लोग ज़मीन पर पड़े होते हैं। इनके पूरे शरीर पर गोलियों के निशान होते हैं और ये खून से सने हुए होते हैं। ये सीन आपको आगे समझ में आ जाएगा। अगले सीन में हमें एक स्मार्ट सी और फिट सी लड़की दिखाई जाती है जो इस कहानी की मेन हीरो होती है। इसका नाम एंडी होता है। वो एक आदमी से मिलती है जो इसका दोस्त होता है। इसका नाम बुकर होता है। दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ पहले से उसके दो दोस्त जो और निक्की होते हैं। सभी आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल ये चारों बहुत शानदार फाइटर होते हैं और बुरे लोगों को मारते हैं, और यहाँ ये लोग अपने नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर डिस्कशन करते हैं। अब अगले सीन में एंडी और बुकर उस आदमी से मिलने जाते हैं जो उन्हें ये नया काम देता है। इसका नाम कोपले होता है। ये इन लोगों को कुछ स्कूली बच्चों को आतंकवादियों से छुड़ाने का काम सौंपता है। ये लोग इस काम को एक्सेप्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में इन चारों दोस्तों को हेलीकॉप्टर से इस मिशन के लिए जाते हुए दिखाते हैं। ये लोग सूडान देश के एक उस आतंकवादी अड्डे के पास पहुँचते हैं जहाँ उन बच्चों को किडनैप किया होता है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए चारों आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग एक अंडरग्राउंड हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पहले तो बहुत अंधेरा होता है, लेकिन अचानक सामने से दो तेज़ लाइट्स जल जाती हैं जिससे उन्हें कुछ नहीं दिख पाता। तभी वहाँ पहले से छुपे हुए कुछ आर्म्ड गार्ड्स उन चारों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं। चारों ज़मीन पर बुरी तरह खून से सने हुए दिखाते हैं। ये वह सीन है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है। तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं होता। एक एक करके उन चारों में हरकत दिखने लगती है। उन्हें लगी हुई सारी गोलियां उनके शरीर से अपने आप बाहर निकलने लगती है और उनके घाव भी ठीक होने लगते हैं, और चारों फिर से अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं। वो सभी गार्ड्स ये देखकर चौंक जाते हैं, और वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही एंडी और उसके दोस्त उन सभी पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। एंडी के पास एक अनोखा हथियार होता है जिससे वो एक एक करके कईयों को मौत के घाट उतार देती है। इस तरह से चारों मिलकर उन सारे गार्ड्स को मार देते हैं। फिर एंडी वहाँ लगे कैमरे के पास जाती है जिसे देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। दरअसल उस कैमरे से कोपले, जिसने उसे ये काम दिया होता है, वह सब कुछ देख रहा होता है। अब चारों बाहर दिखाते हैं जहाँ वो अपने फटे खून से सने कपड़ों को ज़मीन में दफना रहे होते हैं और बात करते हैं कि उन्हें यहाँ फंसाने के लिए बुलाया गया था। अब अगला सीन अफगानिस्तान में कहीं एक यूएस मरीन कैंप का दिखाया जाता है, जहाँ एक यूएस मरीन लड़की दिखाते हैं जिसका नाम नायल है। नायल और उसके साथी मरीन्स को एक टेररिस्ट एक्टिविटी का पता चलता है। वो उस गांव की एक कॉलोनी में जाते हैं जहाँ कुछ औरतें मुंह ढककर और सहमी हुई खड़ी होती है। फिर नायल उन सभी से उस टेररिस्ट की फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि वो कहाँ छुपाया, लेकिन डर के मारे कोई नहीं बोलता। फिर एक बूढ़ी औरत इशारा करके उसे पता बताती है। अब सारे मरीन्स उस टेररिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तभी अंदर से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। मरीन्स भी जवाबी गोलियां बरसाते हैं और अंदर देखते हैं कि उस टेररिस्ट को कुछ गोलियां लगी हुई होती है और वो ज़मीन पर पड़ा होता है। अब नायल आगे बढ़कर उसकी तलाशी लेने लगती है। जितने में ही वो टेररिस्ट एक धारदार चाकू से नायल के गले की नस काट देता है। नायल के गले से खून ही खून निकलता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक मालगाड़ी में एंडी और उसके तीन दोस्त कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन सभी को एक साथ सपना आता है जिसमें उन्हें नायल और वो मरीन कैंप दिखाई देता है। चारों चौंक कर उठते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, और दूसरी तरफ नायल को भी सपना आता है जिसमें एंडी और उसके दोस्त दिखते हैं। नायल जागने पर देखती है कि उसे एक पेशेंट की ड्रेस पहनाई हुई होती है और उसके गले पर एक बड़ी सी बैंडेज लगी होती है, और उधर एंडी अपने दोस्तों से अलग होकर उस मरीन कैंप की तरफ जाने लगती है। मरीन कैंप में दिखाया जाता है कि नायल की एक दोस्त जो उस टेररिस्ट को पकड़ने उसके साथ गई थी, वो अपने एक ऑफिसर को बताती है कि नायल के गले पर बहुत बड़ा कट था और उसका बहुत सा खून बह गया था, वो बच नहीं सकती। फिर वो लोग उससे मिलने टेंट में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं नायल के गले पर अब कोई निशान नहीं होता। उसके साथ ही ये देखकर चौंक जाते हैं। इधर कोबले एक कार में एक डॉक्टर जिसका नाम मैरिक होता है उसे इन चारों की फुटेज दिखाता है जिसमें गोलियां लगने के बाद वो फिर से ठीक हो जाते हैं। बताता है कि ये लोग अमर हैं। डॉक्टर मैरिक एक बहुत बड़ी दवा कंपनी का मालिक होता है और इन चारों पर अब रिसर्च करना चाहता है। इधर नायल को अपने मरीन कैंप में कसरत करते हुए दिखाते हैं। तभी एक ऑफिसर उसे कुछ दिन और डॉक्टर की देखरेख में रहने के लिए इस कैंप से जाने के लिए कहता है। वो तैयार हो जाती है और उस घटना से परेशान होने के कारण वह अकेले में जाकर बैठ जाती है। तभी दिखाते हैं एंडी भी वहाँ पहुँच जाती है। अब दो लोग नायल को लेने के लिए आते हैं, लेकिन एंडी उन्हें घायल करके नायल को बेहोश करके गाड़ी में ले जाती है। नायल गाड़ी के पीछे बेहोश लेटी होती है। तभी उसे होश आ जाता है। वो चलती गाड़ी से कूद जाती है। एंडी गाड़ी रोककर उसे पकड़ने जाती है और भागते हुए नायल के सिर में गोली मार देती है। नायल ज़मीन पर मरे हुए की तरह लेटी होती है। तभी उसे फिर से होश आ जाता है और उसका घाव भी ठीक हो जाता है। वो एंडी से इसके बारे में पूछती है कि तुमने मुझे सिर के बीच में गोली मारी, फिर भी मैं ठीक कैसे हो गई, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो और कोई रास्ता न होने के कारण एंडी के साथ फिर से गाड़ी में बैठ जाती है। अब दोनों एक एरोप्लेन के पास पहुंच जाते हैं। अब प्लेन में एंडी और नायल के बीच फाइट होती है। नायल एंडी को हराने की खूब कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। लास्ट में एंडी नायल के हाथ और पैर की हड्डी तोड़ देती है जिससे वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। तब फिर से उसकी टूटी हड्डियाँ ठीक हो जाती है। एंडी उसे सब कुछ बाद में समझाने को कहती है। थोड़ी देर बाद दोनों फ्रांस में एक चर्च में पहुंचते हैं जहां नायल जो और निक्की बुकर से मिलती है। फिर उसे खाने पर वे लोग बताते हैं कि दरअसल हम सब कुछ समय तक के लिए अमर हैं, और बताते हैं उन सभी की उम्र कई सौ साल है।
और एंडी उन सभी में सबसे बड़ी होती है और नायल भी उन्हीं की तरह होती है, इसीलिए उन सभी को एक साथ उसी का सपना आता है। फिर वो लोग सो जाते हैं। तब नायल को एक और सपना आता है। वो सबको बताती है कि उसने एक लड़की को देखा जो एक लोहे के ताबूत में बंद है और बार बार डूब रही है और जिंदा हो रही है। तब निक्की बताता है कि वो क्वीन है जो उन्हीं की तरह योद्धा थी और एंडी की सबसे पहली दोस्त थी। दोनों ने साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एक बार उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी पर लटकाया गया, लेकिन वो लोग मरी नहीं। तब वहाँ के शासक ने क्वीन को लोहे के ताबूत में बंद करके समुद्र में कहीं फेंक दिया, जहाँ वो कई सौ सालों से तड़प रही, लेकिन अब तक हमें नहीं मिली। ये बातें सुनकर सब कुछ समझ आती है, लेकिन उसे अपने परिवार की याद आती है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। एंडी भी उसके पीछे जाकर उसे फिर से समझाती है। तभी हम देखते हैं कॉब्ले के बेचे कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और गोलियाँ चलाने लगते हैं। एंडी अंदर जाकर देखती है, वहाँ सिर्फ बुकर होता है। जो और निक्की को वो लोग वहाँ से ले जाते हैं। बुकर बहुत जख्मी होता है और धीरे धीरे ठीक होने लगता। तभी एंडी अकेले उन लोगों से निपटने के लिए बाहर निकलती है और बहुत बुरी तरह उन सभी को तलवार से एक एक करके मार देती है। एंडी बहुत ताकतवर होती है। अब वो तीनों वहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं। उधर एक वैन में जो और निक्की को बांधकर कहीं ले जाया जा रहा होता है और वहाँ एंडी, बुक और नायल गाड़ी में जंगल में एक दूसरे ठिकाने पर पहुँचते हैं। जो और निक्की को मिस्टर कॉपले डॉक्टर मैरिक के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर मैरिक जो को एक चाकू से जख्मी कर देता है और फिर उसके घाव ठीक होने लगते हैं। ये सब देखकर डॉक्टर मैरिक को कंफर्म हो जाता है कि ये लोग अमर हैं। अब उन दोनों को बेहोश करके रिसर्च के लिए ले जाते हैं और दूसरी तरफ जंगल के ठिकाने पर एंडी, नायल और बुक छिपे होते हैं। इतने में एंडी को अपने कंधे पर एक घाव लगा हुआ दिखता है, जिसे छुपाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। एंडी एक शॉप में जाती है जहाँ वो कुछ दवाइयाँ लेती है। वहाँ की स्टोर कीपर उसकी घाव पर पट्टी करने में मदद करती है, जहाँ एंडी को उसके एक पुराने दोस्त की याद आती है जो एक लड़ाई में मारा गया था और उसके घाव भी भरने बंद हो गए थे। मतलब एंडी समझ जाती है कि उसकी अमरता अब खत्म हो गई है। और उधर हॉस्पिटल में जो और निक्की पर बेरहमी से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उन्हें टॉर्चर किया जाता है। उनके जीन्स के लिए सैंपल लिए जाते हैं। ये देखकर मिस्टर कॉपले को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो यहाँ उन लोगों पर रिसर्च करके लोगों के भले के लिए दवाइयाँ बनाने लाया था, लेकिन मिस्टर मैरिक का कुछ और इरादा होता है। बुकर को उनके दोस्तों का पता मिल जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग गन्स ले लेते हैं, लेकिन नायल मना कर देती है और अपने परिवार के पास जाने का कहती थी। एंडी उसे एक गन देकर जाने को कहती है। अब बुकर और एंडी अकेले जाते हैं और नायल गाड़ी लेकर निकल जाती है। रास्ते में नायल गाड़ी रोककर एंडी की दी हुई गन को डिग्गी में रखती है। तभी देखती है कि गन में कोई बुलेट्स नहीं होती और उसे याद आता है कि ये गन बुकर ने एंडी को दी थी। और दूसरी तरफ एंडी और बुकर उस घर के अंदर अपने दोस्तों को ढूंढने जाते हैं। अंदर जाने पर एंडी देखती है कॉपले वहाँ अकेला खड़ा होता है। वो अंदर जाकर उससे अपने दोस्तों का पता पूछती है। इतने में बुकर पीछे से एंडी को गोली मार देता है और उसके हाथ बांध देता है। एंडी सब कुछ समझ जाती है कि ये सब उसे पकड़वाने के लिए था। बुक कहता है कि अगर हम पर रिसर्च करके हमारी अमरता का पता लगा लेंगे तो हम अपनी मौत का भी तरीका ढूंढ सकते हैं। एंडी उस पर नाराज़ होती है। तभी बुकर देखता है एंडी को जो गोली लगी होती है वो घाव ठीक नहीं हो रहा होता। वो समझ जाता है कि एंडी अब अमर नहीं रही और कभी भी मर सकती है। इतने में ही डॉक्टर मैरिक और उसके लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। कॉपले एक अच्छा इंसान होता है, इसलिए एंडी को ले जाने से मना करता है, क्योंकि वो घायल है और अब अमर भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर मैरिक बुकर और एंडी दोनों को ले जाता है और कॉपले को सिर पर मारकर बेहोश कर देते हैं। अब डॉक्टर मैरिक उन दोनों को लैब में पहले से बंधे जो और निक्की के पास ले जाकर बांध देते हैं और उन दोनों को भी पता चल जाता है कि एंडी घायल है। इधर कॉपले अपने घर में निराश बैठा होता है। तभी नायल वहाँ आ जाती है और उससे अपने दोस्तों का पता पूछती है। कॉपले पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे पहले डॉक्टर मैरिक की बुरी नीयत का पता नहीं था, अब वो उन सभी को टॉर्चर कर रहा होगा। कॉपले नायल को पहली बार देखता है, इसलिए उसे पता नहीं होता कि ये उनमें से एक है। नायल अपने पाँव पर गोली मारकर उसे ये दिखाती है। अब कॉबले एंडी की पूरी जीवनी को इतिहास की घटनाओं से जुड़ा हुआ बताता है और कहता है कि एंडी ने ना जाने कितने लोगों की मदद की है और इस कारण उसने बहुत सारी जिंदगियां प्रभावित की है। अब वे दोनों उसी हॉस्पिटल जाते हैं जहां उसके दोस्त होते हैं। वहां नायल अकेले लिफ्ट से ऊपर जाती है और उसे गन के साथ देखकर कुछ गार्ड्स शूट कर देते हैं। वो नीचे गिर जाती है। अब वो गार्ड्स अपने कमांडर को इसकी सूचना देते हैं। तक नायल फिर से खड़ी हो जाती है और उन सबको मार देती है। इधर गोलियों की आवाज़ें एंडी और उसके दोस्तों को सुनाई देती है। गार्ड्स और डॉक्टर मैरिक गोलियां चलाते हुए नायल के पीछे भागते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे उस लैब तक पहुंच जाती है। फिर वो सबको छुड़ाकर बाहर निकालती है और गोलियां चलाते हुए एक एक करके सबको मारने लगते हैं। अब वहाँ बहुत शानदार फाइटिंग होती है। वो सब लोग मैरिक की तरफ बढ़ने लगते हैं। जितने में उन गार्ड्स का कमांडर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे वे लोग घायल हो जाते हैं। जो उस कमांडर से लड़ता है, लेकिन कमांडर वहाँ से भाग जाता है। अब एंडी को गुस्सा आ जाता है। वो अकेले ही एक कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ती है और एक गार्ड से उसकी अच्छी फाइट होती है। इतने में ही उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। अब डॉक्टर मैरिक को दिखाया जाता है, जो हाथ में एंडी का पुराना हथियार लेकर खड़ा होता है, जो नायल यहाँ लेकर आई थी। वो लोग बंद कमरे में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक जो पीछे की खिड़की से कांच तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है और गोलियां चलाने लगता है। तभी मौका पाकर उसके दोस्त भी अंदर आ जाते हैं। जो को उस कमांडर पर गुस्सा आता है, वो उसकी गर्दन तोड़ देता है। अब पता चलता है कि लिफ्ट नीचे जा रही है। उन्हें लगता है डॉक्टर मैरिक लिफ्ट से नीचे भाग रहा है। जो और निक्की नीचे जाते हैं।
एंडी और नायल ऊपर ही उस रूम की बड़ी सी कांच की खिड़की के पास खड़े होते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर मैरिक आ जाता है। उसके हाथ में एक गन और एंडी का हथियार होता है। एंडी की तरफ गन करके उसे शूट करने वाला होता है। तभी एंडी उसका ध्यान भटकाकर अपना हथियार छीनकर डॉक्टर मैरिक के गले पर मार देती है। अब डॉक्टर मैरिक गन से एंडी को शूट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी नायल तेजी से आगे बढ़कर डॉक्टर मैरिक को धक्का देकर बिल्डिंग से उसके साथ नीचे कूद जाती है और दोनों नीचे खड़ी कार के ऊपर गिर जाते हैं। अब जो और निक्की भी सीढ़ियों से नीचे पहुंच गए होते हैं। वहाँ देखते हैं कार के अंदर नायल बुरी तरह से घायल पड़ी होती है। उसके हाथ पांव की सारी हड्डियाँ टूट जाती है। वो लोग उसके ठीक होने का इंतजार करते हैं। कुछ ही देर में वो बिल्कुल ठीक होकर गाड़ी से बाहर निकलती है और फिर वो एंडी को उसका हथियार देती है और चारों एक कार में बैठकर निकल जाते हैं। अब उन लोगों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ एंडी और उसके दोस्त डिस्कस करते हैं कि बुकर के साथ क्या किया जाए, क्योंकि उसने धोखेबाजी की थी। उसे सज़ा के तौर पर कुछ टाइम के लिए उनसे अलग अकेले रहने की सज़ा दी जाती है। बुकर को इससे कोई नाराज़गी नहीं होती, क्योंकि वो भी प्रायश्चित करना चाहता है। सभी लोग बुकर को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। वो लोग कॉब्ले के घर जाते हैं, जहाँ कॉब्ले इस पूरे मामले को खुद ही हैंडल करने का कहता है। अब एंडी कॉब्ले को कहती है कि तुम हमारे लिए काम ढूंढोगे जो बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। हम बुरे लोगों को यूं ही मारते रहेंगे और लोगों की मदद करते रहेंगे। अब सीन चेंज होता है और 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें शराब पीता हुआ बुकर अपने रूम में जाता है। वहाँ दिखाया जाता है कि पहले से ही कोई होता है। बुकर गन लेकर अंदर जाता है तो दिखाया जाता है कि वह क्वीन है। ये उनकी वही पुरानी साथी है जिसे समुद्र में फेंक दिया गया था। वो वहाँ कैसे पहुँचती है, क्यों आती है और अब आगे क्या होगा, इन सवालों के साथ ही मूवी का दी एंड हो जाता है।